नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात वादी में दहशतगर्दों की साजिश की, आतंकियों की कायराना करतूत की, बात उन जवान शहीदों की शहादत की और आतंकियों को दिए जाने वाले जवाब की, अब जिसका इंतजार देश को भी है। जी हां, दहशतगर्दों की कायराना करतूत ने एक बार फिर घाटी में अमन, चैन और शांति को भंग किया है, जहां आतंकवादियों ने साजिश रची और हमारी सेना को 5 जवानों की शहादत का दर्द झेलना पड़ा। इससे पहले 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हालांकि पुलवामा हमले के बाद इतनी बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई, लेकिन बीते 3 सालों में 5 आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी हमलों में कमी तो दर्ज की गई है, लेकिन बावजूद इसके आतंकियों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है। बीते 2 सालों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इनमें 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ जिले के सुरंगकोट तहसील में हुए एक आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवानों की शहादत हुई थी। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ जिले में ही हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल इलाके में आर्मी कैंप में हुए एक आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। तो वहीं 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी में हुए एक आतंकी हमले में हिंदू समुदाय के 7 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। अब जम्मू कश्मीर में बात आतंकियों के हमले की हो या फिर कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारने की, घाटी में दहशतगर्दों की कायराना करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर वादी आतंकी हमले से बेहाल हुई है। यहाँ खास बात यह है कि आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब श्रीनगर में 22 से 24 मई के बीच G20 समूह के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों की मंशा इसकी तैयारियों में खलल डालना है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान G20 समूह की श्रीनगर और लेह में होने वाली बैठकों पर विरोध दर्ज करा चुका है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट भी मानकर चल रहे हैं कि G20 की टूरिज्म मीट की वजह से पाकिस्तान ने यह हमला करवाया। तो 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में देश की सेना ने 5 जवानों को खो दिया। शहीद जवान सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के हवलदार थे। हालांकि अब इस आतंकी हमले की जांच के लिए NIA पहुंच गई है और उधर इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद से ही जुड़े एक आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ले ली है। ये पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद समर्थित समूह है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही PAFF का नाम सामने आने लगा था। उधर आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारी बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए अज्ञात आतंकियों ने राशन और ईंधन ले जा रहे ट्रक पर गोलीबारी के साथ ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। अब कश्मीर में सेना के ट्रक पर आतंकी हमले में नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डिफेंस के सूत्रों के मुताबिक इस हमले में घायल एक जवान ने बताया कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक में कम से कम 7 आतंकी शामिल हो सकते हैं। उधर जवानों पर आतंकी हमले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और 8 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम पुंछ पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG टीम ने सुबह जाकर पूरे इलाके की जांच की। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी के बीच राजौरी और पुंछ के जुड़वा सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि भारतीय सेना ने अपने बहादुर जवानों को खो दिया है। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि राष्ट्र के लिए उनकी सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त करने से ये आतंकी हमले रुक जाएंगे? यदि नहीं तो इसके लिए और क्या कठोर कदम उठाए जाते हैं? चलिए तो इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ
जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी हैं, पीडीपी नेता फारूक इंकलाबी जल्द जुड़ेंगे, स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अली शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? अली शाह साहब, मेरी आवाज आपको आ रही? जी आ रही है आपकी आवाज। जी। अली शाह साहब, लगातार सरकार का दावा है, उसके बावजूद ये घटनाएं इस तरह से घट रही हैं, क्या आपको लगता है ये लोकल है या बाकायदे पाकिस्तान से प्रशिक्षित लोग हो सकते हैं? ग्रेनेड जैसी चीजों से हमला हो रहा। देखिए, ग्रेनेड जैसी चीजों से ही हमले होते हैं और ये अभी इंक्वायरी चल रही है, तहकीकात पूरी चल रही है और अभी तक फौज की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आया नहीं है इंक्वायरी के बाद कि क्या ये हमलावर कौन थे, कौन से ग्रुप के थे, सरहद के उस पार के थे या वहां के लोकल थे, इस पे तहकीकात चल रही है। लेकिन मैं बताऊं, ये इलाका जो है, ये इसको बीजी कहते हैं, बिम्बर गली। हम फौज बिम्बर गली नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बीजी। ये बीजी का जो इलाका है, पूरा बल्कि पूरा जो बेल्ट है जम्मू से पूंछ तक का, तो मैं सन 2003 से 2005 में इसी इलाके के बीच में था। अखनूर सुंदरबनी के पीछे पड़ता है, नौशेरा के थोड़ा पीछे पड़ता है ये। और जी वहां पे सरहद पे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल। और अक्सर कॉन्वॉय जाया करती थी वहां से, पूंछ कॉन्वॉय। अक्सर वहां पे रोड ओपनिंग होती है, रोड आरओपी को कहते हैं, रोड ओपनिंग, ताकि सेफली सिक्योरली वहां से फौज की कॉन्वॉय जा सके। ये इंक्वायरी में बिठाना है कि उस टाइम पे आरोपी थी कि नहीं थी, ये सब जांच के बाद में आएगा। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, ये इतना घातक हमला था, इतना खतरनाक हमला था, इस ईट का जवाब हमें को पूरे यकीन है हमारी सेना पत्थर से देने वाली है अच्छी तरीके से उनको। और सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी, सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में जब मैं यहाँ पे था, मैंने क्या किया था, ये नहीं था क्या था कि मैं दुश्मन का सामना कर रहा हूँ या उग्रवाद से लड़ रहा हूँ या गोली का सामना कर रहा है ना। सबसे मुश्किल काम त्रिपाठी जी मैंने ये किया था, जब मैं किसी के घर पे फोन करता था, इतला करता था ये बताने के लिए कि उनका बेटा या उनका भाई या उनका फादर या उनका दोस्त आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं रहा। जब मैं वो चीख पुकार उस पार से सुनता था उन फोन पे, मैं अभी भी याद करता हूँ वो बातें। तकरीबन 20 साल हो गए तकरीबन जब वहां पे था। अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, तो ये बहुत मुश्किल वहां पे। और वो इलाका जो है ना, वो इतना घना जंगल है वहां पे, जो वहां पे उस एरिया में गया होगा उसको मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा। और जो लोग नहीं गए होंगे वो सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर 5 मीटर कितना होता है, 5 मीटर दूर भी कोई बैठा है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा 5 मीटर दूर को वहां कोई बैठ के फायर करने वाला है। ऐसा इलाका है वो, और बहुत घना जंगल है। तो अभी मैं कुछ एक न्यूज चैनल पे था त्रिपाठी जी, मैं यहाँ पे बात करूंगा ये बोल के कि कई लोग कह रहे थे कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था। मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूं बिल्कुल भी, क्योंकि ये एम्बुश था। एम्बुश हो सकता है कहीं पे भी, अगर दिल्ली या बंबई जैसे कई जगहों पे कहीं बम धमाका हो, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उसको मैं इंटेलिजेंस फेलियर मानूंगा। तो ये जो है, ये घटना जो घटी है, जहां में हमारे 5 नौजवान शहीद हुए हैं, भाई ये बहुत घातक हमला है। और आप देखिए, डीजल की गाड़ियां वैसे इतना जल्दी आग नहीं पकड़ती, पेट्रोल की गाड़ियां पकड़ लेती हैं। आप ये देखिए कि ग्रेनेड से हमला था, क्या हुआ था, क्या पूरी तहकीकात के बाद एग्जैक्ट फैक्ट्स निकल कर आएंगे त्रिपाठी जी। देखिए, ये तीन हमले हो जाते हैं। अब अगर 2-3 साल की बात करें, लगातार धारा 370 समाप्त होने के बाद यह कि शांति हो गई है। सबसे बड़ी बात ये, मैंने आपसे सवाल किया था कि ये प्रशिक्षित लोग थे पूरी तरह से, तो निश्चित तौर पे आपको क्या लगता है ये प्रशिक्षण बाहर से ही, यानी पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के आए हैं? जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान जो है वो आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो जितने भी उग्रवादी हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी सुसाइड हमले होते हैं, जितने भी फिदाइन होते हैं, इनको कौन भेजता है, इनको कौन बढ़ावा देता है? पाकिस्तान। तो जी हाँ, इसमें जितने भी अगर लोकल भी बोले कभी कभी, इसको मैं मालूम नहीं कि ये लोकल है, ये सरहद के इस पार से, ये तो इंक्वायरी के बाद ही मालूम पड़ेगा, फौज डिक्लेयर करेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से जैसे कि लोकल हमले भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का ही हाथ होता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान का हाथ किसी भी उग्रवाद घटना में हमेशा कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
इन्वॉल्व रहता ही है। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के वैभव शुक्ला जी हैं। वैभव जी, आप इसको किसका फेल्योर मानते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है त्रिपाठी जी जी मेरी? जी आ रही। त्रिपाठी जी, इतिहास हमें सिखाता है कि भूतकाल की गलतियों को भविष्य में ना दोहराएं। जी 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, जो शायद मेजर अटैक था, बहुत बड़ा अटैक था, जी उसके बाद भी आज तक मोदी सरकार इस चीज से नहीं जाग पाई कि ये हमले जो हो रहे हैं वो बार बार हो रहे हैं, हम बार बार अपने सैनिकों की शहादत दे रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, 2014 में साहब ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से मैं होम मिनिस्ट्री का डेटा बता रहा हूँ जो कोई भी आदमी झुटला नहीं सकता। जी 2014 में साहब प्रधानमंत्री जी बने थे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गवर्नमेंट भी बनी थी जम्मू कश्मीर में। जी तो 2014 से 2018 तक की मैं बात करूंगा पहले। तो 2018 तक जो हमने अपने जवानों की जो शहादत दी थी पिछली गवर्नमेंट में, उससे 93% की बढ़ोतरी हुई है। जी 93% की बढ़ोतरी 2014 से 2018 के बीच हुई। उसके बाद इसके अलावा जो घटनाएं घटी पिछली गवर्नमेंट में 2004 से 2014 तक, उसके मुकाबले 2014 से 2018 तक 176% की वृद्धि हुई है टेररिस्ट अटैक्स में। उसके अलावा बताता हूं आपको, एक सेकेंड, सिविलियंस का जो डेथ रेट है, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है 2014 से 2018 के बीच। जी उसके अलावा त्रिपाठी जी, 2014 से 2018 के बीच 1315 लोग तो बेगुनाह मारे गए, जी जिनका कोई कसूर ही नहीं है। जी। और टोटल अटैक कितने हुए जो रिकॉर्ड में है, वो 2014 से 2018 के बीच 1708 थे। जी 1708 टेररिस्ट छोटे बड़े अटैक हुए हैं जी वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में। अब उसके बाद की बात करते हैं, पुलवामा हमले के बाद की। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी हमारी सेना ने। उसके बाद साहब ने 370 हटाया। 370 हटाने के बाद उन्होंने कहा था कश्मीर में अमन चैन आ जाएगा, कश्मीर में कश्मीरी पंडित दोबारा वहां पे रहेंगे जाकर के, कश्मीरी पंडितों का वहां पे वो हो जाएगा, पूरा अमन चैन हो जाएगा। और ऊपर से उसको यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया। और जितना मुझे पता है, सबको पता है, 2018 से वहां पे जो है राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जी इसका मतलब गवर्नर भी आप ही के हैं। इसका मतलब क्या है, 2018 से 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 1067 हमले हो चुके हैं, छोटे बड़े। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा है त्रिपाठी जी, मेरा नहीं है जो झुटला दिया जाए। जी तो 2018-19 से लेके पुलवामा हमले से लेके 2023 तक टिल डेट 1076 अटैक हो चुके हैं। इवन दो अगर प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने का जब क्रेडिट ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस फेलोर को कब क्रेडिट लेंगे इसका कि ये हमारा इंटेलिजेंस फेलोर है। हमारी जो है सेना वो अपना साहस से वहां पे परास्त कर रही है लोगों को। जो सरकार दम भरती थी कि मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज दो, ये कर दो, हम आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे, वो सरकार में टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत गुना बढ़ गई। इवन दो रिसेंटली सत्यपाल मलिक जी का एक इंटरव्यू देखा है, सबने देखा होगा जितने यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने खुद कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी से मैंने पुलवामा अटैक की जब बात करी, तो उन्होंने कहा कृपया चुप रहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया था पुलवामा हमले से पहले कि सैनिकों को एयरलिफ्ट कराया जाए, तो होम मिनिस्ट्री ने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई हम जो है एयरलिफ्ट नहीं कराएंगे। कितना बड़ा मेजर अटैक हुआ उस समय भी, अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भाई साहब बात कर रहे थे कि जांच पुलवामा हमले की आज तक चल रही है, 4 साल से ज्यादा निकल गए। आप ये बताइए कि उसमें कौन कल्प्रिट था, कितनों को सजा हो गई, कौन पकड़ा गया। कोई जांच का कोई दायरा होता है, 4 साल निकल गए, अगला साल आने के आपको सरकार का चुनाव हो जाएगा, तब तक आप जांच ही करते रहोगे, लेकिन कंक्लूजन पे नहीं आए आप तक। वैभव जी, यहाँ बात ये है, देखिए पत्थरबाजी जो होती थी वो घटनाएं अब बिल्कुल जीरो हो गई हैं।
लगभग 70 से 80 इस तरह जो टेररिस्टों की गैंग है वो सक्रिय थी, जो घट करके 4-5 में आ गई है। तो छुटपुट ये घटनाएं धारा 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी कहाँ आई? जी। वो आप खुद देखिए, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 1000 से ज्यादा घटनाएं घटी हैं 370 हटने के बाद। 2019 अगस्त से लेके मैं आपको 2023 तक का डेटा दे रहा हूँ। 1076 छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं कह सकती कि कोई रीजनल पार्टी है वहां पे, कि पीडीपी है, कि एनसी है, कि उस पर थोप दें कि हाँ चलो भाई अब तो आपका शासन है, राज्यपाल जी का शासन है, राष्ट्रपति शासन है, होम मिनिस्ट्री का पूरा इंटरफेयर है। तो फिर आप जब क्रेडिट अच्छे का लेते हो तो बुरे का कौन लेगा? आप मानते क्यों नहीं कि आपका फेल्योर है? आपको मानना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए हमारा फेल्योर है। दिन पे दिन सैनिक शहादत देते जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं जाग रही है। सरकार बिल्कुल जागती नहीं है। मतलब आज अटैक हो जाएगा, फिर एक बार ट्वीट आ जाएगा श्री राजनाथ सिंह जी का कि भाई मैं कड़ी निंदा करता हूं, उसके बाद 10 दिन बाद होगा फिर कड़ी निंदा करता हूं। तो ये निंदा ही चलता रहेगा क्या? निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आपने जब बोला था 2013 के कैंपेन में कि कब तक सैनिक शहादत देंगे, आखिर कब तक? ये क्वेश्चन आज भी मैं पूछता हूं, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? 2014 से 23 आ गया, आपने आखिर उसमें क्वेश्चन मार्क का आखिर आपने पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया? आप बता देते कि हाँ अब कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होगी। और रोज जब टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो हम लोगों का भी खून खौलता है कि हमारे जवान रोज शहादत दे रहे हैं, आखिर कब तक? और वो सरकार जो कहती थी कि हम हर उसमें जवाब देंगे, इसमें जवाब देंगे, वो कब तक चुप बैठी गई? चलिए, सिर्फ ट्वीट करने तक सीमित हो गया। ट्वीट करने तक कोई चीज सीमित नहीं होती त्रिपाठी जी। चलिए, अभी ट्वीट कर दिया हो गया, जी जी उससे काम नहीं चलेगा। वैभव जी, हम पूछ लेते हैं, अश्वनी जी से पूछ लेते हैं सारे आरोपों को, लेकिन हमारे साथ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अली साहब की बात को कदर करते हुए मैं ये कहूंगा कि इन्होंने बोला कि पुलवामा हमले के बाद फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। देखिए, पुलवामा पे अक्सर हमले होते हैं, पुलवामा टेंस जगह है, लेकिन या तो इन्हें इतिहास की बात करी। देखिए, इतिहास की अगर बात करें ना वैभव जी, तो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी 2016 में। पुलवामा का जो मशहूर हमला हुआ वो हुआ 2019 में। उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, पहली बात तो। और बात ऐसी है कि धारा 370 हटने के बाद हमले जो उग्रवाद है वो कम हुए हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आपने डेटा पढ़ा है, आपने बोला है होम मिनिस्ट्री डेटा है ना, और इंटेलिजेंस फेलियर की आप बात करते हैं। आप बताइए इंटेलिजेंस फेलियर कहां से? इसमें इंटेलिजेंस फेलियर का कोई तुक ही नहीं है ना। ये एम्बुश है, ये एक फौजी गाड़ी के ऊपर बस। वैभव जी आपके पास आ रहे हैं, उनकी बात आ जाए। वैभव जी उनकी बात आ जाए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वैभव जी उनकी बात आ जाए, मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरा समय दूंगा। जी अली साहब। मैंने केवल हाथ खड़ा किया था तो जेंटलमैन वैभव जी, मैंने आपकी बात काटी नहीं बिल्कुल भी, कहीं पे भी। और उसके बाद आप बौखला क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको जवाब नहीं होगा कोई भी, इसके लिए आप बौखला रहे हैं। देखिए, बात मैं पूरी हमदर्दी कांग्रेस पार्टी की तरफ के लिए, पूरी हमदर्दी से मैं ये बात कह रहा हूं। जो गलती आप करते हैं ना एज कांग्रेस की नेता होते हुए, आप बीच में कूद पड़ते हैं, आप सेल्फ गोल करते हैं, और यही चीज आप पे नुकसानदेह आती है। तो ये अगर आप बात समझ ले वैभव जी तो बहुत अच्छा होएगा। अच्छा, मैंने थोड़ा इतिहास तो समझा दिया कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2019 में मशहूर पुलवामा हमला हुआ था सीआरपीएफ गाड़ियों का, और उसके बाद जाके एयर स्ट्राइक की थी। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस फेलियर की। आप कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है वैभव जी। इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? आप मेरे को ये बताइए। वो क्षेत्र, वो जगह जो ऐसी है, और जहां पे ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, उन जम्मू बिल्कुल अलग है, कश्मीर बिल्कुल अलग था, ठीक है। अब आप देखिए, ये जम्मू के साइड का है, पूंछ, रजौरी, सुंदरबनी, नौशेरा, अखनूर, ये इलाका पूरा जम्मू की तरफ को आता है। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर कहां से, किसके सवाल कहां से उठता है? क्योंकि एम्बुश तो एम्बुश होता है, एम्बुश तो एम्बुश, बदकिस्मती से हमारे बहादुर जाबाज फौजी मारे गए हैं। मेरे को बहुत दुख है इस बात का, और हर किसी को है, पूरे राष्ट्र को दुख है इसके। चलिए, लेकिन ये घटनाएं ना हो आगे, इसकी बात हो रही है कि घटनाएं ना हो आगे। वैभव जी कह रहे हैं कि आखिर घटनाएं कब तक होती रहेंगी। फेलियर किसी का भी हो नहीं हो, बात अलग है, लेकिन 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवानों का परिवार उजड़ा है। अश्वनी शाही जी हमारे साथ। अश्वनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। वैभव जी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ये घटनाएं और बढ़ गई हैं।
लेकिन सामने जो दिख रहा है पुलवामा अटैक के बारे में भी उन्होंने कहा कि जांच चली रही है, कोई जांच का रिजल्ट आज तक नहीं आया है। और ये अभी मैंने 3 चीज़ें मैंने खुद गिनाई हैं कि कब कब हुई हैं घटनाएं। 3 पिछले 2021 से अभी तक में 3 घटनाएं हो गई। एक बार 5 जवान शहीद हुए, एक बार 4 जवान शहीद हुए, फिर आज कल फिर 5 जवान हमारे शहीद हो गए। त्रिपाठी जी देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने शहीद जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि देश के वीर सपूत मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, शहादत हुई है। और जो अभी हमारे सेना के अधिकारी, पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो एम्बुश की बात की, वो एम्बुश कांग्रेस के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग एक लकीर के फकीर हैं। एम्बुश इनके डिक्शनरी में नहीं होगा जी। इनको 10 साल का एक जो आंकड़ा जो दिखा रहे थे, वो 10 साल के आंकड़े में हमको समझ में नहीं आया कि किस तरीके की बात कर रहे थे। 9,739 आतंकी घटनाएं 2004 से 2014 के बीच में हुई थी जी। और 4,000 आतंकी इन्होंने मारे थे, वो भी मैं कह रहा हूं खुले दिल से जी। लेकिन मैं 6 साल उधर की बात, अभी इन्होंने कहा ना कि 1,076 घटनाएं हुई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। जी। मैं उसमें पीछे भी जोड़ देता हूं, जो 6 साल हमारा रहा है 14 से 19 तक 2300 घटनाएं हुई। इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो 3,300 घटनाएं हुई। 9,739 घटनाएं ज्यादा हैं या 3,300 ज्यादा हैं? जी। पहला सवाल का जवाब, इनको करारा जवाब ये है कि ये 370 हटने के बाद जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हाँ दुखद, एक शहीद हमारा सैनिक होता है वो भी देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अगर इस तरीके से हर बात को प्रोपेगेंडा फैलाना, चैनल पर बैठकर कभी जो है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना, कभी जो है बालाकोट पर सबूत मांगना, कभी सेना प्रमुख को गली का गुंडा सोनिया जी कहती, इस तरीके से क्या साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग? आज इनके समझ में नहीं आ रहा, जब देश पर हमला होता है, सैनिकों पर हमला होता है तो देश पर हमला होता है। हम घटनाएं नहीं गिनेंगे। पत्थरबाजी की घटनाएं कहां गई जो यूपीए की सरकार में होती थी? 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटना बता दें। हमारे जवान बदला लेना जानते हैं और उनके घर में घुसकर मारा है। और याद करिए वो दिन जिस दिन हमारा वीर अभिनंदन उधर से आ रहा था और पाकिस्तान के सदन में उनके मंत्री कह रहे थे थर थर कांपते हुए कि हम लोग अगर नहीं छोड़ते तो भारत आक्रमण कर देता। ये दहशत है पाकिस्तान की जो साजिश है। आज देखिए, अभी आपने शुरुआती ओपनिंग उसमें रिमार्क में कहा कि G20, चाइना ने भी विरोध किया अरुणाचल में, लेह में और श्रीनगर में जो हम G20 की बैठक कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि हम भारत जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज भारत जो है डॉलर, यूरो, पाउंड के बाद चौथा एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हो गई है। तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ के वीर जवान आज जो है उनके घर में घुसकर मारना जानते हैं त्रिपाठी जी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मैं बात करता हूं, हमारे साथी यहाँ बैठे हुए ये लगाएंगे आरोप, क्योंकि सदन में अधीर रंजन चौधरी ने 370 के बारे में कहा था कि हम इसको यूएन में उठाएंगे। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर मदद मांगते हैं, चाइना में जाकर समझौते करते हैं। तो इनका वही विजन है, वही कार्यक्रम है और देश की जनता उसका जवाब दे रही है। उनको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक कुशल प्रशासक हमारे साथ में है। ये घटनाएं जो हो रही हैं दुखद है, लेकिन एक एक घटना का जवाब लेना जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और लिया भी है। चलिए, धारा 370 हटने के बाद ये हुआ कि शांति आ गई, बहाली हो जाएगी। कितने साल, 4 साल लगभग हो रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं इससे तो शांति का कहीं भी संदेश नहीं आ रहा है। त्रिपाठी जी, एकदम आपका बहुत ही अच्छा मौजूद सवाल है, क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि जो घटनाएं आतंकी हो रही हैं जी, हमारे, देखिए इसमें हम कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह हम अपने सेना के जवानों पर नहीं लगा सकते हैं। उधर का जो भी, अब या तो वहां के आतंकी इधर आ रहे हों या यहाँ पर लोकल लोगों को वो ट्रेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ है जी। तो अगर वो है तो हम उसको भी, वो हमारा स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है, उसकी भी सफाई होगी। और जिस तरीके से हम अपराधों में कमी लेकर के ले आए हैं, आतंक में कमी कर लाए हैं, एक दिन वही अमन चैन जो डेवलपमेंट हो रहा है, जितने IIM IIT बन रहे हैं वहां,
जितना व्यावसायिक संस्थान बन रहे हैं वहां के लड़कों को रोजगार मिल रहा है, वो लड़के अग्निवीर में आ रहे हैं, खेलों में पदक पा रहे हैं, आज वो पढ़ने में उनकी लालसा बढ़ रही है, अब आतंकी बनने की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो पहले वाला जो थोक भाव में था वो खत्म करके कुछ हिंदुस्तान में भी उनके साथी हैं जो प्रोपगंडा फैलाकर उनका साथ देते हैं और उन युवाओं को भ्रमित कर भटका कर लेकर जाते हैं। वो भी धीरे धीरे त्रिपाठी जी कम हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और इस घटना की भी मैं कह रहा हूं कि इसका करारा जवाब पाकिस्तान का या जो भी जिसकी भी साजिश होगी, जांच हो जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, करारा जवाब हिंदुस्तान की सेना देना जानती है और देगी। चलिए, हमारे साथ फारूक इंकलाबी साहब हैं। अब इंकलाबी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। इंकलाबी साहब, पीडीपी हमेशा सवाल उठाती रही है, हमेशा मांग करती रही कि चुनाव हो जाए। क्या आपको लगता है जिस तरह से ये घटनाएं लगातार घटती जा रही, जवानों पे हमला हो रहा है, ये चुनाव का वक्त है? क्या ऐसी स्थिति में चुनाव हो जाने से शांति की बहाली हो जाएगी? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि ऐसा इस किस्म से हादसा नहीं होना चाहिए। जी। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको अभी भी ज़रा भी जो है शर्म नहीं है। 2019 के बाद जब ये कहते थे कि आर्टिकल 370, 35A अब जम्मू कश्मीर में नहीं है और जम्मू कश्मीर में जो है अमन बहाल हो गया है, जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ गामजन है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ बैठे हैं मेरे साथी, मैं इनकी बात सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बहुत खुश है, वहाँ के बेरोजगार नौजवान जो है उनको रोजगार मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं बहुत बेहतर हुए हैं जी। लेकिन ज़मीनी सतह पे आप देख सकते हैं कि हर 10 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें हमारे नौजवान जो हैं वो शहीद होते हैं। इनको उनकी फैमिलीज़ का बिल्कुल भी दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस किस्म के जो हादसे होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। हमें बहुत अफसोस है वहाँ पे यहाँ 5 कौन सा जवान जो हैं पॉलिटिकल वो फायदा शहीद उठाने हुए की हैं। कोशिश कर रही है? यहाँ क्या लग रहा है आपको? देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि इनका एक ही काम है, अगर कहीं पे कोई इस किस्म का हादसा होता है तो सीधा कांग्रेस के खिलाफ बोलने के अलावा इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, खास करके 2019 के बाद जो हालात हुए हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे मुल्क के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन यहाँ की जो हालत है आपने देख लिया होगा कि जो हमारी जो नमाज होती है जुमा की, वो जामा मस्जिद में अदा नहीं करने दी जाती है। तो ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है। चाहे यहाँ पे पुंछ में आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, कश्मीर में होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी लगभग 0 के बराबर थी और भारतीय जनता पार्टी के दौर में जम्मू सूबा में भी आके इस किस्म के हमले होना शुरू हो गए हैं। जैसे आपने ढांगरी देखा, आज ये 5 नौजवान जो है हमारे फौज के, ये शहीद हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हादसे जम्मू प्रोविंस में होना जो है वो शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इनको दूसरी पार्टीज पर ब्लेम करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इनसे कमियां रही हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि इंतखाबात के मुतालिक आपने सवाल किया कि दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जी। और पिछले कई सालों से आपने इतनी बड़ी स्टेट जहां पे 1 करोड़ 25 लाख की आबादी है, वहां पे आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे आप सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आवाम के जो आवाज है उसको दबाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको लगता है कि इलेक्शन होने लायक स्थिति है, वहाँ चुनाव होने लायक स्थिति है? बिल्कुल है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव करवाना नहीं चाहती है। उनको पता है कि इस बार हमें कुछ जम्मू कश्मीर से मिलना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात को अगर बेहतर बनाना है तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बात करनी होगी। जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल जो है उनको हल करना होगा। हमारा स्टेटहुड का जो दर्जा इन्होंने छीना है जबरन, उसको वापस देना होगा। आर्टिकल 370, 35A हमारा पीडीपी का पहले से ही मौकफ है, उसको भी वापस देना चाहिए।
और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए, यहाँ सिविल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हैं। आपने सुना होगा त्रिपाठी जी, एक स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जारी की थी कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा जो है नौजवान जो है वो नशे की लपेट में है। उसके साथ साथ में बेरोजगारी की जो बात है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी कह रहे थे कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। आप जम्मू कश्मीर में आए, दौरा करें, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की हालत देखें आप, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं समझता क्या हूं कि ये इनके तमाम पास इसके पहले मसाइल- रोजगार था? आर्टिकल 370 हटने के पहले रोजगार था इनके सबके पास? रोजगार कैसे छिन गया? देखिए, कंट्रोल था, अगर था नहीं तो कम से कम इतना बड़ा नहीं, इस वक्त दुगना हो चुका है, 2 गुना ज्यादा। जी यानी इस वक्त अगर पहले यहाँ पे 5-6 लाख बेरोजगार नौजवान थे तो इस वक्त 12 लाख से ज्यादा हैं। रिक्रूटमेंट्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो हालत बना रखी है, करप्शन इतनी अरूज पे है। आपने देखा होगा मीडिया में कि जो हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो रोजाना चर्चा में रहता है। ऐसी कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंटरव्यूज के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। इतने बेरोजगार नौजवान हजारों की तादाद में सड़कों पर हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कोई बात नहीं सुनती है। तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात तभी बेहतर होंगे जब यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट होगी, यहाँ के मसाइल लोगों के हल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो इनको इलेक्शन करवाने चाहिए, इनको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कितने अच्छे बिल्कुल काम इंकलाबी साहब, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी जानना चाहूंगा। क्या चुनाव हो जाने से बहाली हो जाएगी? क्या धारा 370 हटने के पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी? खासकर एक बात तो है कि पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग समाप्त सी हो गई है। सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज़ परिवार की ओर से इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने बोला कि चुनाव हो जाने से क्या ये सारे मसले हल हो जाएंगे। सिविल गवर्नमेंट की आपने बात किया। एक जो सबसे बड़ी बात है कि हम मानते हैं, या बहुत सारी हमारे पास जानकारियाँ भी आती हैं, कई बार डिबेट में बताया भी जाता है कि 370 के बाद जो पत्थरबाजों की पत्थरबाजी में कमी आई, बिल्कुल कमी आई है जी। लेकिन इस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए टारगेट किलिंग हो गई, उसके अलावा भी 5-6 जो है आतंकी हमले हो गए जी जिसमें हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो पूरे देश के लोगों में एक तरह की फीलिंग भी आती है और एक आक्रोश भी होता है कि इस तरह घटनाएं क्यों हो रही हैं, और इसके पीछे यदि पाकिस्तान का हाथ है तो उस पर सरकार को या हमारी सेनाएं जो हैं उनका मुँह तोड़ जवाब दें, और देती भी आ रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को उसका करारा जवाब नहीं मिला है, पहले भी मिल चुका है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी, तमाम चीज़ें सामने आती हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश का होता है, हमारे शहीद परिवारों का होता है, और उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि उन लोगों ने वहाँ इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं थी, एम्बुश लगाया था। बिल्कुल, आप चूँकि उस क्षेत्र में रहे हैं, जानते हैं। हम लोग तो सिविलियन हैं, हमें ये पता नहीं है कि किस तरह से क्या परिस्थितियां हैं वहाँ की। आपने बताया भी कि वहाँ घना जंगल है, कब कौन छुप करके वार करता। निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनके इरादे अच्छे नहीं होते हैं, इसी तरह से छुप करके वार करते हैं। आमने सामने वार करें तो हमारी सेनाएं भरपूर जवाब दे देंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इस एम्बुश की वजह से हमारे 5 जवान शहीद हुए। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो इसका राजनीतिक, आप जो हमने अभी अपने जो प्रवक्ताओं से सुना जो विभिन्न दलों के हैं, मेरा ये कहना है कि इनसे थोड़ा दूर हटने की ज़रूरत है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि जो वर्तमान सरकार है वो इस दिशा में पहल करे। आरोप प्रत्यारोप से कोई इतना बड़ा इस मसले का हल नहीं निकल सकता, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी हमारे प्रवक्ता हैं, तो उनसे कोई इस मसले का हल नहीं निकलता है। निश्चित रूप से वहाँ पर एक सिविल गवर्नमेंट होना चाहिए, और सरकार हमको लगता है प्रयास भी कर रही होगी कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएँ। हो सकता है आने वाले साल में चुनाव भी हो, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों को उतना पता नहीं कि वहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से। लेकिन जैसे बेरोजगारी का आंकड़ा पीडीपी के प्रवक्ता ने दिया कि अगर इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो निश्चित रूप से नौजवान भी गुमराह होंगे। तो सबसे बड़ा दायित्व होता सरकार का कि वहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार मुहैया कराए, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ न जाए।
जी क्योंकि वो जो आतंकी लोग हैं वो हमारे ही लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हीं से अटैक करवाते हैं। आप देखिए, उनको ले जाके कश्मीर से ले जाके, जम्मू कश्मीर से ले जाके उनको पाकिस्तान में प्रशिक्षित करते हैं ये आतंकी संगठन। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि अगर सारे लोगों को, कश्मीर के जो भी बेरोजगार हैं, अगर उनको रोजगार मिलता है तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान होगा। नहीं तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहेंगी और सरकार को इस दिशा में बड़ा सार्थक रूप से सोचना होगा कि इसको कैसे रोका जाए और उसका तरीका क्या है। जी जी वैभव जी, आप अश्विनी जी त्रिपाठी अपनी जी। बात रख रहे थे तो आपने उसमें कई बार ऑब्जेक्शन लिया था। जी त्रिपाठी जी, मैं अभी भाजपा के हमारे मित्र कह रहे थे कि अब आपके समय में 9000 से ज्यादा घटनाएं हुई और इन्होंने ये भी बताया, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, भाजपा के हमारे जो मित्र हैं, कि हमारे समय में तो आप अपोजिशन के तौर पे वहां पे बहुत सारे अपोजिशन के तौर पे ये उठाते थे कि मनमोहन सिंह जी का फेलोर है, जी मनमोहन सिंह जी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट गई, आपकी गवर्नमेंट आई, और दुख की बात यह भी है कि वहां पे राज्यपाल का शासन भी है, गवर्नर रूल है, और दूसरी बात आपकी वहां पे सरकार भी रही 14 से 18 तक। आप दम भरते थे कि कोई भी आतंकी घटना नहीं होगी। आप कहते थे कि वहां पे जो है एक भी इंसान की वो मौत नहीं होगी, सिविलियन नहीं मारे जाएंगे। आप कहते थे, प्रधानमंत्री जी के पुराने वीडियोस देखिए, और अभी डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे हमारे, हमने सुना था कि एम्बुश है। चलिए मान लेते हैं वो सही कह रहे होंगे क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है इस फील्ड की। उन्होंने तो, अगर मनमोहन सिंह जी के समय में कोई अटैक होता था तो फिर मनमोहन सिंह जी को दोषी क्यों ठहराया जाता था? अपोजिशन तब भाजपा क्यों कहती थी कि मनमोहन सिंह जी दोषी हैं? तो फिर आप ये भी मान लीजिए कि जो घटनाएं हुई थी उस टाइम भी ऐसा ही होता होगा। और अगर अभी सत्यपाल मलिक जी ने जो बोला है उस रिसेंटली इंटरव्यू को जरा भाजपा के प्रवक्ता महोदय बताएं, जो वहां के गवर्नर रहे, उन्होंने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी बोले कि कृपया इस मसले पे शांत रहो, जो पुलवामा हमला हुआ। अब वो ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा के प्रवक्ता की सत्यपाल मलिक जी गलत कह रहे हैं। वो वहां के उस टाइम के सिटिंग गवर्नर थे और उन्होंने कहा कि वो हमारा फेलोर था। तो आप मान लीजिए कि ये आपके फेलोर के कारण पुलवामा अटैक हुआ था, जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। दूसरी बात, अब ये रोजगार की बात कर रहे थे भाजपा के हमारे प्रवक्ता महोदय, तो रोजगार की तो ये बात ही छोड़ दें, कान पकड़ लीजिए। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले लोग 8-9 साल में 18 करोड़ बन जाते हैं। 18 करोड़ का इनका डेटा ही बता देते हैं। पार्लियामेंट में मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 22 करोड़ लोगों ने पिछले 8-8.5 सालों में आवेदन किया, सिर्फ 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। अब आप बता दीजिए कितने % आपने नौकरियां दी? तो रोजगार के लिए तो कान पकड़ लीजिए। चलिए, आज रोजगार की बात नहीं हो रही है, मत करिए। आज रोजगार की बात नहीं हो आप कह रही। रहे हो कि अरे पूरे देश में जब रोजगार नहीं है तो जम्मू कश्मीर में ये कौन सा रोजगार दे रहे हैं? और दूसरी बात, जब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन इतनी अच्छी है तो पीडीपी के भी हमारे साथी कह रहे थे कि वहां इलेक्शन क्यों नहीं कराते? कराओ ना इलेक्शन। जब जी जी वैभव जी, लगता है वैभव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। अश्विनी जी जी वैभव जी से देखिए, तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं, जी, टूट गया है, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका उत्तर जानना चाहे। आज जी जी एक आ गए सेकंड वैभव जी। मैं और बोलूंगा। जी मैं कह रहा हूं कि भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय, हर काम में कांग्रेस दोषी है, हर काम में राहुल गांधी चाइना के साथ हैं, आज ये इनके साथ हैं। अरे दूसरों पे दोष मत लगाइए, अपनी अचीवमेंट बताइए। आप कहते थे कि हम जो है सफाया कर देंगे, ये कर देंगे, 100 दिन में काला धन आ जाएगा। वो सारी बातें गोल गोल मत घुमाइए और जवाब दीजिए कि आप मान लीजिए आपका इंटेलिजेंस फेलोर था, पुलवामा भी था और ये भी है, आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप मनमोहन सिंह जी के समय में ये क्वेश्चन उठाते थे तो आज हम भी ये क्वेश्चन उठाएंगे कि आपने मनमोहन सिंह जी को हमेशा ब्लेम करा कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री जी दोषी हैं। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अब वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो ही कहते थे उस समय। आज ये कह रहे रुपया इतना मजबूत हुआ। अरे रुपया डॉलर के कंपैरिजन देख लीजिए, 82-83 के आसपास है। अरे कौन से ख्यालों में जी रहे हो भाई साहब? चलिए वैभव जी ख्याली उत्तर ले गुलाम लेते छोड़ हैं, दीजिए। अश्विनी जी से उत्तर ले लेते हैं। वैभव अश्विनी जी, जी आप ज्ञानी पुरुष हैं और डॉलर और रुपया करते रहिए। आप लोग को, देश ने आपको नकार दिया है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा
आज आपका रुपया विश्व के चौथे नंबर का रुपया बन चुका है एक्सेप्टेंस में। ठीक है, आप डॉलर रुपया करते रहिए। दूसरा मैं आपको जवाब देता हूं, पीडीपी के साथी का भी जवाब दे दूं। पीडीपी के साथ महबूबा मुफ्ती ने तो कहा था यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई बचेगा नहीं, लेकिन तिरंगा खुद उठा रही है, राहुल गांधी जी के साथ वो खुद उठाई हैं, तो बदलाव तो कुछ ना कुछ हुआ है त्रिपाठी जी। अब मैं आता हूं कांग्रेस के साथी पर। कांग्रेस के अभी एक भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, वहां गए तो राहुल गांधी जी आतंकी के आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे। ये देखिए, ये स्थिति आज आ गई तो अच्छा है ना। और अपनी बहन के साथ वो बर्फ के गोले खेल रहे थे, यानी कि माहौल अच्छा था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब झंडा फहराने गए थे तो कांग्रेस शासन था उस समय कर्फ्यू लगाना पड़ा था तो झंडा फहरा पाए थे। आता हूं अब विकास की बात पर। जब तक यूपीए की सरकार थी 2014 तक, ये 5 से 6 किलोमीटर सड़क हर रोज नहीं बना पाते थे, और आज हम 21 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। ये सुन लीजिए प्रभु। लोकसभा में नित्यानंद राय जी ने ये बताया है 60,000 लगभग 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती पर शुरू हो चुका है। 38,000 का निवेश वहां आ चुका है। ये वहां पर ये सदन की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। 370 हटने के बाद 13,700 करोड़ के एमओयू भी हस्ताक्षर हुए हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के बनाकर किस तरीके से स्वयं उद्योग में इस समय लगी हुई हैं। जो केंद्र की योजनाएं हैं, इतनी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। हमारे पीडीपी के भी साथी सुने। तीसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो वहां पर पब्लिक सेक्टर में लगभग 40,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं त्रिपाठी जी, पब्लिक सेक्टर यूनिट में। और वहां पर जो ये योजनाएं शुरू की हैं प्राइवेट में, उसमें 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां मिली हैं। कह रहे हैं लोग ना कि नहीं हो रहा बेरोजगारी, भाई जनसंख्या भी बढ़ रही होगी, मैं नहीं मानता, लेकिन इतने लोगों को सरकार के आने के बाद, ये 370 हटने के बाद मैं बता रहा हूं, और ये लोग इस तरीके से बिलाप कर रहे हैं कि ये मतलब क्या हो गया। इंकलाबी साहब आ रहा हूं, एक मिनट जवाब आ जाए इंकलाबी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जी। दूसरा एक बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा त्रिपाठी जी, कि भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम लोगों ने देश को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। सत्यपाल मलिक जी का सवाल उठा है, मैं उस पर बोलना थोड़ा सा चाहता हूं। सत्यपाल मलिक जी, अगर वाकई देशभक्ति उनके अंदर होती तो जिस दिन उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम शांत रहो, इस्तीफा देते और कहते कि आज प्रधानमंत्री जी ने मुझको, देश को बताते कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है चुप रहो, पुलवामा पर मत बोलो। लेकिन देशभक्ति नहीं थी उनकी जी। क्यों आज पद से हटने के बाद उनके मुंह में जबान आ गई है? उस समय जबान कहां चली गई थी? ये तो अगर देशभक्ति होती तो ये काम कर चुके होते। आज आरोप लगाना, पॉलिटिकल आदमी है, उनको कहां गेन करना है, कहां लूज करना है, उनको सब पता है। और उसमें पीस किसको रहे हैं? हमारे देश की जवानों की शहादत पर वो राजनीति कर रहे हैं। उनको अगर उनके अंदर शर्म नाम की चीज होती तो ये उसी समय करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, मीडिया से कहते कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है। जहाज वो कह रहे थे ना कि हम देते, यहां पर बैठे हुए रक्षा विशेषज्ञ बता दे, कार्रवाई हमेशा चलती है, लंबी लंबी और रोड से चलती है। जहाज से अब जाना शुरू हो गए हैं हमारे जवान। जब हम लोगों ने जहाज का वो बना दिया है चारों तरफ, अब कहा जम्मू कश्मीर के पास कौन सा जहाज था? उन्होंने तो ये भी बयान दिया था कि मुझसे कहा गया होता तो मैं जहाज की व्यवस्था कर देता। कहां से लाते? आपका इमीडिएट बॉस गृह मंत्री होता है, उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया आपने कि जहाज नहीं मिला और जहाज की व्यवस्था करते आप। ये झूठ बोलना था और ये उन्होंने माना। उस बात को नहीं कह रहे हमारे कांग्रेस के साथी कि हमने माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर झूठ बोला था। लगातार ये भी बता दीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अश्विनी जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पद से हट चुके हैं। उनको जनता अब जो है उनको कहीं कोई महत्वाकांक्षा नजर आ रही होगी, इसलिए अब देश का प्रधानमंत्री से साफ टारगेट कौन है? कौन नहीं? पीडीपी गाली दे रहा है, अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं, तेजस्वी यादव गाली। तो इतना गाली माननीय प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहा है उन्होंने कि मुझे जितनी गाली मिली उतनी गाली किसी भी देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिली। और वो गाली आशीर्वाद के रूप में जनता के पास पहुंचती है और सरकार में बार बार उनको लेकर जनता आती है और आगे भी आती रहेगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास इतना सीट नहीं है कि वो विपक्ष का नेता बना सके कोई अपना।
तो कांग्रेस की स्थिति गर्त में है। अब महबूबा मुफ्ती क्या बोलेंगी वो तो दुनिया देख रही है उनके बारे में। जी इनकलाबी साहब थोड़ा संक्षेप में। देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी हैं ये बता रहे हैं, लेकिन इनको ये बात भी समझ आनी चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया है। इनके तमाम तरीके के जो प्रोपोगंडे हैं उनको बेनकाब किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक जो हैं वो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और 3-4 स्टेट्स में अगर उसको गवर्नर बना के भेजा है तो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के ही नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके, गोवा के गवर्नर रह चुके, अलग अलग स्टेट्स में गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक साहब ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें के उनकी लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी तो हो सकती है इनकलाबी साहब कि उनको फिर से गवर्नर नहीं बनाया गया, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। बुजुर्ग इंसान है, अब उनको मुझे नहीं लगता है कि गवर्नर बनने की जरूरत है, लेकिन वो जो हकीकत थी उन्होंने लोगों के सामने बयान कर दी। और अभी हकीकत बयान की थी तो आज उनको सीबीआई का नोटिस भी आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी और सीबीआई तो है ना। जो सच बोलेगा इनके खिलाफ, उसके खिलाफ जो है नोटिस ईडी के और सीबीआई के चले जाते हैं। और आज सत्यपाल मलिक साहब को भी नोटिस चला गया है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का किरदार है, ये अपोजिशन को हिंदुस्तान में पूरे तरीके से खत्म करके डिक्टेटरशिप जो है उस तरीके का काम यहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन इनको अवाम जो है आने वाले इंतखाबात में 2024 में भरपूर जवाब देगी। चलिए इस मुद्दे पे इनकलाबी साहब थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे उन्होंने आंकड़े गिनाए हैं कि कितने हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं, कितने 60,000 करोड़ के लगभग वहाँ प्रोजेक्ट चालू हैं, विकास के काम हो रहे हैं, इसमें क्या सत्य है? देखिए, अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम रोजाना देखते हैं और पिछले 10 सालों से हम देखते आए कि इतने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए हैं, इतना रोजगार जम्मू कश्मीर में दिया गया है। आप अभी भी गूगल में सर्च कर लें, जम्मू कश्मीर का नाम आएगा, गूगल में जाने की जरूरत ही नहीं, मैंने लोकसभा के आंकड़े बताए। ये लोकसभा के आंकड़े हैं इनकलाबी साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स थोड़े बहुत मुकम्मल भी हुए हैं वो पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत में शुरू किए गए थे, 2002 से मुफ्ती साहब ने शुरू किए थे, वही प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं। और उन्हीं प्रोजेक्ट्स को दिखा के ये अपनी कामयाबी बताना चाहते हैं। इन्होंने नया एक भी काम जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं किया है। मेडिकल कॉलेजेस की बात ये कर रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में तब गुलाम नबी आजाद साहब मरकज में हेल्थ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश किए थे। आईआईएम बताइए। आईआईएम और एम्स की बात कर रहे हैं सुनी जी। जी बोलिए इनकलाबी साहब। जी आईआईएम और एम्स की बात कर रहे हैं कि इनकी स्थापना वहां हो रही। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी कांग्रेस के टाइम के ही प्रोजेक्ट्स थे, उन्हीं के प्रपोजल्स थे। और अभी कांग्रेस के टाइम की है, वो भी मुकम्मल नहीं हो पा रहे। कांग्रेस के टाइम का है, आतंक भी तो कांग्रेस के टाइम का है, उसको भी तो मान लो आप। बिल्डिंग्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 20% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। उसी समय का है, अब हम लोग खत्म कर रहे हैं जी। सऊदिया की 4 बड़ी कंपनियों ने वहां पर वो एक बहुत बड़ा माल बना रही हैं, उसके बारे में बताइए जरा। वो इन्वेस्टमेंट कब आया? वो भी कांग्रेस के समय में आया। नहीं है यहाँ पे, अभी मॉल बने नहीं है। मैंने पहले कह दिया, अखबारों में, पेपर्स में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम डेली सुनते हैं कि इतने 1000 करोड़ का निवेश सऊदी अरब भी कर रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ आया कोई नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके के आपने जम्मू कश्मीर में हालात बनाए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। 28,000 कैनाल लैंड बैंक आपने कभी सुना है सरकार ने इकट्ठा किया है? लैंड बैंक देखिए, गरीबी से आप जमीन छीनेंगे और अरबपति बिजनेसमैन लोगों को देंगे, तो इसमें अच्छा काम तो आप कोई नहीं कर रहे हैं। अब आप अडानी को, अंबानी को ला करके, चलिए आज अडानी अंबानी की बात नहीं, आज शहादत की बात हो रही है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एक बार बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आखिर ये कब तक, बर्फ में आग कब तक लगी रहेगी और ये कैसे बुझेगी? शाह साहब। त्रिपाठी जी, देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि मैं ना ही बीजेपी का पक्ष रखूंगा, ना ही कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकली बात करूंगा, जो बात हकीकत है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, बस। मेरे को ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ देना है जी। मैं बताऊंगा आपको ग्राउंड रियलिटी वहां की क्या है। देखिए, ये थोड़ा संक्षेप में, समय कम है शाह साहब, संक्षेप में।
जी हाँ, जी। मैंने इसलिए पहले कहा था कि ये इंटेलिजेंस फेलियर मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि एम्बुश जो नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, मैंने देश की सेवा करी है सरहदों पे, जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे और नॉर्थ ईस्ट में भी। मैंने फर्क देखा है दोनों के उग्रवाद के बारे में, जम्मू कश्मीर का भी और नॉर्थ ईस्ट का भी। ये फर्क देखा है कि जम्मू कश्मीर के आते हैं सुसाइड हमले, वो मरने आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के इनको हम इंसर्जेंट बोलते हैं, इनको हम उग्रवादी या आतंकवादी करार नहीं देते, हम इनको हम टेररिस्ट नहीं बोलते। क्यों? इसलिए क्योंकि इनका लड़ने का तरीका अलग है और जेएनके का अलग है। अब बात रही, एम्बुश तो नॉर्थ ईस्ट में भी होते हैं। अब बात रही कि इसका हल कैसे निकाला जाए। इसका हल देखिए, काफी टाइम से ये मुद्दा चल रहा है। ये जी। गर्मा गर्मी आज कल की नहीं है, ये 2014 से पहले की या उसके बिल्कुल पहले की या उसके बाद की नहीं है। ये बहुत पुरानी ये बात गर्मा गर्मी की बात है और इसका हल बहुत मुश्किल है निकालना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन इसका हल निकलेगा, मैं कह रहा हूं, कम्युनिकेशन, बातों से, डायलॉग से। देखिए ये बातें जारी रहनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो हमारे जाबाज फौजी तो मतलब फिर तो अपनी बड़ी चढ़ते रहेंगे फालतू में। इसलिए थोड़ा हम फौज में आते हैं, हम तैयार हैं मरने के लिए, वतन के लिए, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा होता है दुश्मन को अपने वतन के लिए मारना, जी। खुद शहीद नहीं हो जाना। अगर होते भी हैं तो ठीक है, गर्व की बात है पूरे खानदान के लिए। चलिए। इसका हल निकलेगा केवल और केवल कम्युनिकेशन से। ये जी। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। त्रिपाठी जी, श्रीवास्तव जी, पूरे त्रिपाठी जी हमारे उपसंहार आपसे जानना हाँ, चाहेंगे। रक्षा विशेषज्ञ अभी कह रहे थे कि कम्युनिकेशन से बातचीत से हल निकलेगा। बातचीत किससे? सवाल तो ये उठता है। जी। जो हमारा पड़ोसी देश है वो जो है हमारे ऊपर हमेशा जो है आतंकी अटैक करवाता है, तमाम चीज़ें करते, तो बातचीत किससे करें? सवाल है को अपनी आदत से बाज नहीं आता। जी। ये मैं थोड़ा सा मेरा सवाल है रक्षा विशेषज्ञ से, किससे डायलॉग करा जाए? चलिए पूछ लेते हैं। जी अली साहब। जी हाँ जी, देखिए पड़ोसी मुल्क जो है ना, जो हमारे जो साहब बोले पैनल पे, पता नहीं इनको कौन सी नॉलेज है। ये बात ऐसी है कि पाकिस्तान नहीं, नासुर वो है। पूछ रहे हैं कि बात पाकिस्तान किससे, बात किससे? बात जो है, देखिए बातें किससे बात करेंगे? वहां के जो अवाम है, लोकल पॉपुलेशन है, जो एक टाइम पे इनका साथ दिया करती थी। एक टाइम पे हम सारे नहीं, कुछ ना कुछ। अभी वो वक्त बदल रहा है। अब वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, वो उग्रवाद का पक्ष बिल्कुल भी रखती है, वो बिल्कुल देशभक्त है। आपने खुद देख लिया, 2-1 साल पहले 15 अगस्त को बुरहान वानी के फादर ने झंडा हॉइस्ट किया था एक स्कूल में। ये वहां की आवाम जो है, उन्हें बदलाव आ रहा है। तो ये कम्युनिकेशन बात किससे करें? अरे मेरा ताजुब होता है, आप पूछते हैं बात किससे करें, क्योंकि बात से ही तो बात निकलती है। बात किससे करें? बात पाकिस्तान तो और चीन तो नासुर है, वो बात नहीं आएंगे। हमने उनसे प्यार से बात कर ली, डंडा मार लिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, हर चीज कर लिया, वो बात नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान फिर भी इस बात का फायदा उठाएगा कि हमारी देश की जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका फायदा उठाएगा। जब तक चलिए। उनको हम अच्छी तरीके से नहीं जी देख जी, पाएंगे, बात तो आवाम से बात की जाए, आपका कहना त्रिपाठी है। जी, अली साहब ने अभी ये बात कहा कि ये वहाँ की आवाम से बात करने जी। की बात स्पष्ट किए नहीं थे। जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों से बातचीत किया जाए, वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया जाए, और निश्चित रूप से वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है हमारी जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ये सारी बातें हैं और हम इस डायलॉग के थ्रू वहाँ की समस्या हल कर सकते हैं। एक बात और आपने कहा कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो अभी तो फिलहाल मुश्किल है और हमें लगता है कि इसको जो है इस मुश्किल का हल निकालने की ज़रूरत है सरकार को। और शायद हमको लगता है कि सारी जो प्रक्रिया आज की डेट में है, 300 अभी बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, तमाम चीज़ें जैसा बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अगर वहाँ पर वाकई ज़मीनी स्तर पर इस तरह का काम हो रहा है तो उसका हल निकलेगा और आने वाले समय में अमन चैन होगा। त्रिपाठी जी, ये बातें जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, वो इंटरव्यू सुन लेते तो उनका भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, एक इंटरव्यू में सतपाल मलिक जी ने ही कहा है, वो नहीं सुना इन्होंने। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है। मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी आपका, सोनी जी आपका, फारूक जी आपका, अली साहब आपका, श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की कि आखिर
घाटी को दहशतगर्दों से मुक्ति कब मिलेगी और आखिर कब तक आए दिन होने वाले इस तरह के आतंकी हमलों पर लगाम लग पाएगी। और एक बात तो साफ है कि ऐसे हमलों के पीछे सीधा सीधा पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों के ही हाथ होता है और उसी की सह पर ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में ज़रूरत है तो समुचित और कठोर कार्रवाई की, जो देखना है कब तक होगी। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।